तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। ये फाइनल पार्ट है डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड का। पिछले कुछ पार्ट्स में मैंने कवर किया इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या प्रॉब्लम है डेफिशिएंट डिमांड की और एक्सेस डिमांड की, क्या उसके कॉजेस हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज इस पार्ट में हम कवर करेंगे कि इसको मेजर कैसे करते हैं, यानी कि इसको निपटाते कैसे हैं, कैसे इस परेशानी से बाहर निकला जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर। एक बार फिर जल्दी से समझ लेते हैं एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड क्या था। डिफिशिएंट डिमांड क्या थी? जहां पर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, और एक्सेस डिमांड क्या थी? जहां पर एक्सेस और डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। इस वाली सिचुएशन में क्या होता है? डिफिशिएंट डिमांड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पैसा ही कम खर्च करें तो प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम करने के लिए प्रोड्यूसर ज़्यादा लोगों को काम पे नहीं रख पाएगा। इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और इस सिचुएशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ये था क्या? डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की परेशानी। अब एक और चीज़ हम याद रख लेते हैं कि जितने भी जनता है, चाहे वो गवर्नमेंट के खर्चे हों चाहे वो निजी व्यक्ति के खर्चे हों, जितना मार्केट में कैश होगा या जितना उनके पास कैश होगा उतने की ही डिमांड वो कर पाएंगे, है ना। तो अगर हमें एक्सेस डिमांड की परेशानी को सुलझाना है तो उनके पास से पैसा छीनना पड़ेगा, मार्केट से पैसा हमें उठाना पड़ेगा। और अगर हमें डिफिशिएंट डिमांड वाली परेशानी से जूझना है, ठीक करना है उसे, तो क्या करेंगे? हम मार्केट में पैसा पहुंचाएंगे ताकि वो ज़्यादा पैसा खर्च करें और हम ज़्यादा डिमांड बढ़ा सके, ज़्यादा सप्लाई बढ़ा सके। जितनी ज़्यादा सप्लाई हम बढ़ाएंगे एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है भैया, तो ये याद रखना 2 पॉइंट कि डिफिशिएंट डिमांड में मनी लिक्विडिटी को बढ़ाया जाता है और एक्सेस डिमांड में मनी लिक्विडिटी को कम किया जाता है। ये 2 पॉइंट मेन है, इसको याद रखना अच्छे से, इसी पर ही ये सारे काम करेंगे। तो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड बहुत बड़ी परेशानी है राष्ट्र के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो इसको सुलझाने के लिए 2 संस्थाएं काम करती हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है आरबीआई। आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में मौद्रिक नीति। ठीक है भैया, मौद्रिक नीति। और सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, हिंदी में राजकोषीय नीति। ठीक है, तो सरकार किस तरह से इन परेशानियों से निपटेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के जो अपने खर्चे हैं उनको कम या फिर ज़्यादा करके वो एक्सेस डिमांड या फिर डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन को कम कर सकती है। जैसे डिफिशिएंट डिमांड है, मान लेते हैं कि मार्केट में कम मांग हो रही है, तो क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी, ताकि अगर जनता खर्चे नहीं कर रही है तो हम खर्चे कर लेते हैं, ताकि प्रोड्यूसर्स और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है वहाँ पर, कि हम ही अपने खर्चे कम कर देते हैं ताकि प्रोड्यूसर्स क्या करें? इस परेशानी से ना जूझें कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए। टैक्स रेट, टैक्सेस को भी कम या फिर ज़्यादा कर दिया जाता है। डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है तो क्या किया जाएगा? उसमें टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा खर्चा करें, ज़्यादा मांग बढ़ेगी फिर। और एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में क्या करेंगे? टैक्सेस को बढ़ा देंगे ताकि लोग कम खर्चा करें, कम मांग फिर मार्केट में होगी। पब्लिक बोरोविंग, पब्लिक बोरोविंग का मतलब है कि पब्लिक से पैसा उधार ले लेना। सरकार कुछ बॉन्ड्स बनाती है ना, इस तरह के बॉन्ड्स बनाती है और पब्लिक से कहती है कि ये बॉन्ड खरीद लो आप, नेक्स्ट ईयर आपको कुछ प्रॉफिट के साथ ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि उस समय तो मार्केट से पैसा उठ गया, है ना। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है अगर, तो उस समय तो मार्केट से पैसा उठ गया, लोगों के पास कैश कम हो जाएगा। अब जब कैश कम हो जाएगा तो उतने की ही कम मांग वो करेंगे, तो पब्लिक से उधार लेना शुरू कर देती है सरकार एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में। और डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में पब्लिक को उधार देना शुरू कर देती है कि आ जाओ हमसे पैसे ले जाओ, लोन ले लो हमसे कम रेट पर। तो जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उतनी ज़्यादा डिमांड वो करेंगे। बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से भी उधार लेना शुरू कर देती है। जितना ज़्यादा, अब डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है, कम मांग है तो बाजार में मांग बढ़ानी है, यानी कि कैश पहुंचाना है मार्केट में, तो क्या करेगी? आरबीआई से उधार लेगी और जनता को उधार देगी।
कैश मार्केट में पहुंचाएगी और एक्सेस डिमांड में बोरोइंग कम कर दी जाती है। ठीक है, तो ये है 4 नीतियां, राजकोषीय नीति कहते हैं उनको, फिस्कल पॉलिसीज। इन 4 बाणों से क्या करती है, परेशानी को, इन परेशानी से निपटती है कौन, सरकार। अब आरबीआई के पास भी कुछ हथियार हैं, ऐसे ही मौद्रिक नीतियां कहते हैं उनको। बैंक वाले चैप्टर में हमने इन सभी को पढ़ रखा है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बस हमें यहाँ पर ये समझना है कि कैसे वो बढ़ा या फिर घटाकर इन परेशानियों से निपटती है। तो बैंक रेट क्या था, वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है, और कमर्शियल बैंक्स को जितना ज़्यादा उधार मिलेगा जनता के पास भी उतना ही ज़्यादा उधार मिल जाएगा, और जनता के पास जितना ज़्यादा कैश जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो डिमांड मार्केट में करेंगे। तो अगर लगता है कि कम मांग है, डेफिशिएंट डिमांड है, न्यून मांग है, तो क्या किया जाएगा, बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में। और लगता है कि एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि लोगों के पास कम पैसा जाए, और कम पैसा जाएगा तो कम मांग करेंगे। तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, और डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। ऐसे ही रेपो रेट क्या है, बैंक रेट का ही छोटा भाई है। ये दीर्घकाल के लिए होता है, लॉन्ग रन के लिए, और ये शॉर्ट रन के लिए होता है। सेम चीज़ है कि जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है, तो जब भी ऐसा लगता है कि डिफिशिएंट डिमांड है तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ताकि जनता के पास पैसा ज़्यादा जाए, और एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में इसको बढ़ा दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास रखता है। तो डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में इसको भी कम कर दिया जाता है, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में इसको बढ़ा दिया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जैसे सरकार पब्लिक को उधार देती या फिर लेती है, ऐसे ही आरबीआई भी पब्लिक को उधार देता या फिर लेता है, उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कि इस तरह का बॉन्ड बनाया जाता है एक, जिस पर लिखा होगा कि जनता से इतना पैसा लिया जा रहा है और इतने समय के बाद इतना लौटा दिया जाएगा, उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जब लगता है कि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन का मतलब क्या है कि मार्केट से पैसा उठाना है। अब जितना ज़्यादा हम पैसा उठाएंगे, जनता के पास जितना कम पैसा रहेगा उतने कम की ही वो मांग करेगा। तो क्या करते हैं, उस समय में ओपन मार्केट ऑपरेशंस बढ़ा दिए जाते हैं कि कैश उठ गया, ये पर्चा ले गया कर तो जनता सामान खरीद नहीं सकती, ठीक है, तो इस पर्चा उसको वापस दे दिया जाता है, और उस समय कैश लिक्विडिटी कम हो गई एक्सेस डिमांड में। और जब डेफिसिट डिमांड होती है तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या किए जाते हैं, वहाँ पर बॉन्ड बेचे जाते हैं फिर, ठीक है, कि उनके पास, जनता के पास कैश ज़्यादा जाए और वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बढ़ा दिए जाते हैं, और एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि ये वाले बॉन्ड जो है बेचे जाने शुरू, ये खरीदे जाने शुरू कर देगी बाय, और ये सेल करने शुरू कर देगी ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, क्या रेट है ये, कि एक दर जितना कि कैश मेंटेन करना कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़रूरी है, कि उसके पास अगर 1000 रुपये कैश आया तो और सीआरआर रेट 4% है, तो उसको 40 रुपये अपने पास हमेशा कैश के रूप में रखने पड़ेंगे, और जितना भी ये रेट रहता है सीआरआर, उतने का लोन वो नहीं दे सकता मार्केट में। ये हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में समझ लिया था। तो जितना ज़्यादा सीआरआर होगा मार्केट में उतना ही कम कैश पहुँचेगा, और सॉरी उतना ही कम लोन पहुँचेगा, ठीक है। तो जब लगता है कि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है तो मार्केट से पैसा उठाना है, तो क्या कर देंगे, वहाँ पर सीआरआर बढ़ा देते हैं एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में, और डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में इसको कम कर दिया जाता है कि जनता के पास ज़्यादा पैसा जाए। ऐसे ही एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या था कि जितना भी एसेट है बैंक का टोटल, उसका 1% उसको अपने पास कैश के रूप में बचा के रखना पड़ता है। तो ये मान लेते हैं अगर 20% तक पर घूम रहा है और एसेट है 10,000 रुपये, तो उसको 2,000 रुपये अपने पास बचा के रखने पड़ेंगे। इसका भी लोन नहीं दे सकता वो, तो जितना कम लोन देगा उतने ही कम मार्केट में पैसा पहुंचेगा। तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में क्या करेंगे, एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है, और डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में एसएलआर को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या था कि जब भी हम लोन लेने जाते हैं बैंक के पास में, तो कुछ सामान गिरवी रखते हैं, और जो भी सामान हमने गिरवी रखा है उसने का टोटल का हमको लोन नहीं मिलता। मान लेते हैं हमने गोल्ड गिरवी रख दिया, और गोल्ड था हमारा 1000 रुपये का, तो हमें 1000 रुपये का लोन नहीं मिलता, हमें मिलेगा 900 रुपये का,
800 रुपये का, इसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, आरबीआई चाहता है कि मार्केट में कम पैसा जाए, तो क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, और डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में मार्जिन को कम कर दिया जाएगा, है ना, कि यहाँ पर 1000 रुपये का सामान है, वो चाहता है कम पैसा जाए तो 700-600 रुपये ही देंगे हो सकता है, और यहाँ पर डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में हो सकता है 950 रुपये तक भी दे दें उसको। ठीक है, ये है मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर डाल सकते हैं कमर्शियल बैंक पर, नैतिकता दिखा सकते हैं उनको कि भैया आप मार्केट में वैसे ही कम दो, हम ये कोई भी रेट में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बाजार में कम पैसा भेजो, तो ये है मॉरल प्रेशर डाल सकते हैं। क्रेडिट की रैशनिंग कर दें, कभी बैंक को किसी को लगे कि हाँ ये वाला ज़्यादा लोन दे रहा है, मार्केट में कम पैसा पहुंचाना है और हमें, तो वहाँ पर उस बैंक की क्या कर सकते हैं, रैशनिंग कर सकते हैं कि आपको इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, कैपिंग लगा सकते हैं। तो क्रेडिट रैशनिंग कर देंगे एक्सेस डिमांड या फिर डिफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में। तो ये है फिस्कल पॉलिसी, ये है आरबीआई की पॉलिसी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को निपटाने के लिए फिस्कल पॉलिसीज लिखो या फिर आरबीआई पॉलिसीज लिखो, तो ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ेंगी। तो ये इनमें कमी या फिर बढ़ोतरी कर बैंक रेट में, रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, टैक्सेस में, इस दोनों परेशानियों से निपटा जाता है। ये दोनों परेशानियां क्या हैं, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ा इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना ही इन दोनों का टारगेट रहता है, क्योंकि ये हमेशा पैसों से ही परेशानी शुरू होती है। एक्सेस डिमांड क्यों शुरू होगी कि ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, मनी ज़्यादा है जनता के पास में, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है, है ना, तो उनके पास से पैसा उठाना पड़ेगा, उतना ही पैसा भेजें जितने के रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। और डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में क्या होगा कि रिसोर्सेस तो हैं हमारे पास, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, पर मनी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है लोगों के पास, इस वजह से कम डिमांड वो कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज कर सकें, एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकें, तो उनके पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा। तो ये पैसे की लिक्विडिटी को कंट्रोल करके ही ये दोनों इन 3-4 पॉइंट्स या 10-12 पॉइंट्स से ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया चैप्टर क्लोज। आई होप ये वाला भी आपको समझा पाया होऊंगा मैं, सारे पार्ट्स इसके देख लेना, और कुछ भी उसके बाद में भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक ध्यान रखिए अपना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप चैनल के साथ बने रहें हमारे। धन्यवाद।